इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। अनलेस आएगा, रिमूव नॉट अंटिल। अच्छा, नॉट अंटिल हटा के अनलेस लिखना है। अनलेस द सनराइजेस, अगर सनराइज नहीं होगा द गेस्ट कैन लीव द होटल। तो गेस्ट जो है वो होटल से जा सकते हैं। अगर राइज नहीं होगा तो, अगर कहीं हो गया तो फिर नहीं जाना, फिर यहीं रुकना। बढ़िया आंसर ये है, नॉट अंटिल द सन राइजेस कैन द गेस्ट लीव द होटल। तो बी पार्ट में करेक्शन करना है, ठीक है, बी पार्ट में करेक्शन करना है। और ये जो हमने लिखा है द गेस्ट कैन लीव, तो इसको हमें कैन को द गेस्ट से पहले लिखना है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा भाई ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे नॉट नहीं आएगा, अंटिल की जगह अनलेस आएगा, ये तो कुछ और ही हो गया। तो मैं समझाता हूं, देखो देखो एक सेंटेंस सारे बच्चे देखेंगे। he will not go until the party is over। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा he will not go until the party is over, ये सबको समझ में आ रहा होगा ये सेंटेंस सही है, ये किसी को भी गलत नहीं लग रहा होगा, सबको ये सही लग रहा होगा कि हाँ भाई ये सही लिखा, he will not go until the party is over। ठीक है, और इसका मीनिंग भी पता होगा कि he will not go until the party is over का मतलब जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी वो नहीं जाएगा। अब यही जो सेंटेंस है बच्चे हमारा, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें ही विल नॉट गो हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है। अंटिल द पार्टी इज ओवर ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इतना तो क्लियर है। अब हम इसको चाहें तो सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विल गो नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर, नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर। अब हमने क्या किया सारे बच्चे समझना, यहां पर हमने क्या किया बच्चे, ही विल गो जो हमने लिखा था ये हमारी मेन क्लॉज है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने इसके बाद में नॉट लिख दिया। ही विल गो जाएगा कब, नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर, जब तक पार्टी ना खत्म हो जाए तब। तो ये जो नॉट हम अंटिल से पहले लिखते हैं ना, एम्फेसाइज करने के लिए होता है। ध्यान देना, हमने ये पढ़ा था कि अनलेस और अंटिल जिस क्लॉज के कंजंक्शन है उस क्लॉज में दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, हमने अंटिल वाली क्लॉज के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा, हमने नॉट अंटिल के साथ लिखा उसे निगेट करने के लिए। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब ये हम नॉट अंटिल के साथ में लिख क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात है। अंटिल तो खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। एम्फेसाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए हमने केवल नॉट जो मेन क्लॉज का है ना वो शिफ्ट करके एम्फेसाइज करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से पहले लिख दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
अब ध्यान क्या देना, ये जो नॉट हमने लिखा है ये हमने एम्फसाइज करने के लिए मेन क्लॉज के साथ लिखा है। अगर हम इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहले लिख दें, मान लो हम ऐसे लिख दें, नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर ही विल गो, अगर हम ऐसे लिख दें तो यहां पर आप देखोगे तो हुआ क्या हमसे कि ये जो नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर है ना, ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जिसमें हमने नॉट को लिख रखा है उसे एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, और ही विल गो मेन क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन होती हैं। अंटिल के साथ लिखे गए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अंटिल, ठीक है, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा, इनके साथ, इन कंजंक्शन के साथ में लिखे गए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती है ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं, ठीक। तो ये जो नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर हमने लिखा ना, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि एम्फसाइज करने के लिए मेन क्लॉज के एक्शन को लिखी गई है। अब तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे जब हम कभी किसी एडवर्ब को एम्फसाइज करने के लिए लिखते हैं स्टेटमेंट की शुरुआत में, तो वो एडवर्ब जिस वर्ब के लिए यूज होता है उस वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये हेल्पिंग और जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, नॉट अंटिल द पार्टी इज ओवर विल ही गो। तो ये एक छोटा सा पॉइंट अगर आप लोग पहले से नहीं जानते तो सबको ध्यान रखना है। ये जो नॉट अंटिल वाली फ्रेज अगर हम कभी भी लिखते हैं ना मेन क्लॉज से पहले, तो ये हम एम्फसाइज करने के लिए लिखते हैं, ठीक। तो यहां तक आ गए। तो हमने क्या सीखा कि नॉट अंटिल के साथ में जब भी हम कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखेंगे मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले। ये हमारा सब्जेक्ट है द गेस्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब है, लीव मेन वर्ब है, ठीक है। तो नॉट अंटिल के साथ में लिखी गई क्लॉज जो होती है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। अगर हम उसका यूज कभी मेन क्लॉज से पहले करें तो मेन क्लॉज की वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। देखो मैं बताता हूं, इसमें समझना सारे बच्चे क्या। देखो ये जो टू बी हमने लिखा है ये इन्फिनिटिव है, ये जो टू बी हमने लिखा है बच्चे ये वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है। अच्छा ये किसकी फॉर्म है, किसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है, बी की। बी वर्ब कैसी होती है बच्चे जानते होंगे सभी, लिंकिंग वर्ब। बी जो वर्ब होती है ना, अगर हम इसे कभी भी यूज करें एज अ वर्ब बी की फॉर्म्स को, ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। तो ये जो टू बी है ना ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका जो हमने ही लिखा ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है हिज यंगर ब्रदर का। ये जो हिज यंगर ब्रदर है इसके लिए हमने वर्ब यूज किए टू बी, और उस टू बी वर्ब के बाद हमने प्रोनाउन लिखा ही। ये जो ही है ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कोई बच्चा ये समझेगा कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा गया इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। हिज यंगर ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, थॉट वर्ब का। ये जो थॉट वर्ब है हिज यंगर ब्रदर इसका ऑब्जेक्ट है, एवरीवन इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमने ही लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अगर ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा हिम। तो आंसर है हिम। इन द बिगिनिंग एवरीवन थॉट हिज यंगर ब्रदर टू बी हिम, ये आंसर हो गया। अब यही बात ना मैं तुम्हें एक दो सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ये तो खैर प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया, बाकी जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट वॉज शी whom they saw there, ठीक है। एक मिनट, इट वॉज शी whom you saw there। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इट वॉज हर who saw you there। अब ये दो क्वेश्चन देखो, यहां से आप बात जल्दी समझ जाओगे। यहां पर ये जो whom हमने लिखा है बच्चे और ये जो who लिखा है इनका डिफरेंस तो सबको ही पता है कि ये जो whom है ये ऑब्जेक्ट है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का और who सब्जेक्ट है। यहां पे जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमने लिखी उसकी वर्ब सॉ है और यू उसका सब्जेक्ट है। यहां पर जो हमने सॉ वर्ब लिखी है यू इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहां तक क्लियर। उसके बाद देखो ये जो वॉज हमने लिखा है ये लिंकिंग वर्ब है,
ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, इज एम आर वॉज वर्ब को जब भी हम यूज करते हैं ना, जब मेन वर्ब, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इनके बाद जो हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये जो शी है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ये जो हर है ये भी कॉम्प्लीमेंट है। अब वैसे तो जो वर्ब के बाद लिखे गए कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब ये जो हर है वो इट के लिए, और जो शी है वो इट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। शी इट का कॉम्प्लीमेंट है, हर भी इट का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये जो इट है ये खुद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये खुद हु और हुम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सीधे ये मान लीजिए कि जो शी है वो हुम को, और ये जो हर है वो हु को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो है क्या, यहाँ पे जो हुम है ये ऑब्जेक्ट है, हु जो है वो सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तो शी लिखो। अगर ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो हर लिखो। ये आंसर, ठीक है। तो आंसर है इट वॉज हर होम यू सॉ। तो जैसे ये हम सीखते हैं ना प्रोनाउन में कि भाई सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव केस में, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर है। ये जो हिज यंगर ब्रदर है ये ऑब्जेक्ट है, टू बी वर्ब हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिखी है, तो उस वर्ब के बाद जो भी हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस ही नहीं हिम होता, वो आंसर हो गया। When the boy said that he had lost the watch, his father looked angry at him for several minutes. बी सही है, ए गलत है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये भी आप समझ लेते हैं। वजह ये होती है बच्चे कि जो लुक वर्ब होती है ना, ये लिंकिंग वर्ब होती है। लुक है, सीम है, अपीयर है, लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब नहीं यूज करते, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा जो है ना, सीरियसली ये गलत है और ये सही है। लेकिन अब मान लो मैं थोड़ा सा सेंटेंस आगे बढ़ा के ऐसे लिख दूं, दे लुक्ड सीरियस एट द गेस्ट। अब क्या होगा, अब यहां पे ध्यान देना है कि लुक वर्ब होती है लिंकिंग, लेकिन लुक एट जो वर्ब होती है वो लिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। लुक एट का मतलब देखना होता है और ये एक्शन वर्ब हो जाती है। तो लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन लुक वर्ब की जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, लुक एट है, लुक इनटू है, लुक आफ्टर है, लुक डाउन अपॉन है, ये सब होती हैं एक्शन वर्ब्स। अब जब ये एक्शन वर्ब हो गई तब फिर ये एडजेक्टिव गलत हो जाएगा, फिर आपको एडवर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दे लुक्ड सीरियसली एट द गेस्ट। बात समझ आ रही है। तो यहां पे बस ये बात आपको समझनी कि लुक एक वर्ब है, लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं लिखोगे। लेकिन जो लुक इनटू है, लुक एट है, लुक आफ्टर है, लुक अप है, लुक डाउन अपॉन है, लुक फॉरवर्ड टू है, एटसेट्रा, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। ये सब के सब ये एक्शन वर्ब्स हैं। इनके साथ में आप एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब लिखोगे, ठीक। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर ये केवल इतना हो बच्चे, ठीक है, when the boy said that he had lost the watch his father looked angry, तो ये सही है, मतलब एंग्री जो हम लिखेंगे वो सही होगा क्योंकि लुक लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, तो ये एंग्री सही हो जाएगा। लेकिन आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, लुक्ड एट हिम। तो ये जो हमने लुक्ड एट हिम फॉर सेवरल मिनट्स लिखा है ना, इसका मतलब है देखना। लुक एट का मतलब क्या है, देखना। तो ये हमारी एक्शन वर्ब है। अब अगर ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद में तो आपको एडवर्ब लिखना पड़ता है। एडवर्ब तो एंग्री होता नहीं है, एंग्रीली होता है। ये लो आंसर। तो हम लिखेंगे व्हेन द बॉय सेड दैट ही हैड लॉस्ट द वॉच हिज फादर लुक्ड एंग्रीली एट हिम। तो आंसर है एंग्रीली एट हिम। तो लुक और लुक एट ये अलग अलग वर्ब होती हैं बच्चे। लुक एट एक्शन वर्ब होती है, उसके बाद एडवर्ब लिखा करो। तो हमें यहाँ पे एंग्रीली नहीं एंग्री लिखना, एंग्री नहीं एंग्रीली लिखना है, ठीक। तो कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि एंग्री के साथ जो एट हिम हमने लिखा है गलत है, विद हिम होना चाहिए। लेकिन एक चीज पहले ये तो सोचो कि वो एंग्री सही है कि नहीं, पता चले वो एंग्री ही गलत हो। तो यहां पर जिन बच्चों ने बाद वाले पार्ट में विद हिम लिख दिया है उनसे हो गई गलती। क्या गलती हो गई कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि एंग्री ही गलत है। अगर ये एंग्री सही होता तब तो हम विद हिम लिखते, लुक्ड एंग्री विद हिम। लेकिन वो तो एंग्री सही नहीं, वो तो खुद ही गलत है। तो विद चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो एड की जगह विद मत कर देना क्योंकि वो एंग्री ही गलत है बेसिकली।
अगर एंग्री सही होता तो फिर हम एट को जगह विद लिखते। अब जब एंग्री खुद ही गलत है तो पहले हम उसी को सही करेंगे, तो उसको लिखो एंग्रीली। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, द पुलिसमैन आस्क्ड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली व्हाट द किडनैपर लुक्स लाइक। मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में। बस अगर हम कोई सेंटेंस की मेन क्लॉज पास्ट में लिखें तो उसकी कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में होंगी। बस खत्म, ठीक है। सो द पुलिसमैन आस्क्ड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली व्हाट द किडनैपर लुक्ड लाइक, कि पुलिसमैन ने हर एक फैमिली मेंबर से पूछा कि वो जो किडनैपर था वो कैसा दिखता था, ठीक है। तो लुक्स की जगह आप लिखो लुक्ड, ठीक है। अगर मेन क्लॉज पास्ट में है जैसे कि यहां पर है तो उसकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए। He could not tell the meaning or the spelling of the word despite the fact that he had used it 7 times on the essay. He could not tell the meaning or the spelling of the word despite the fact that he had used it 7 times on the essay. क्या आ जाएगा बच्चे? In the essay. देखो एक यहाँ पे ना छोटा सा मैं आंसर तो इन दी ऐसे आ जाएगा, और ऑन का यूज सरफेस के लिए या टॉपिक के लिए किया जाता है। एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब हम ये बात डिस्कस कर ही रहे ना तो एक दो क्वेश्चन समझ लो। देखो एक हमने क्वेश्चन लिखा, आई सॉ योर फ्रेंड डैश टीवी yesterday, ठीक है। आई सॉ योर फ्रेंड डैश अ सीरियल yesterday, ठीक है। सी योर फ्रेंड wrote an essay dash 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 क्या लिखें, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। योर फ्रेंड मेड सम मिस्टेक्स डैश द essay। चल ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, सारे बच्चे इनके ब्लैंक्स फिल करें, सारे बच्चे ब्लैंक्स फिल करें, फिर जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुने और समझें और याद रखें। ये जो हमने ब्लैंक्स छोड़े ना बच्चे, इनमें हमें क्या करना है, यहां पर टीवी से पहले, यहाँ पर अ सीरियल से पहले, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन से पहले, और यहाँ पे द ऐसे से पहले प्रेपोजिशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन लिखनी है, यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन लिखनी है, यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन लिखनी है, और यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन लिखनी है, ठीक। चल अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है। इनके सबके साथ में प्रेपोजिशन लिखा करो ऑन, तो इसमें आएगा ऑन। आई सॉ योर फ्रेंड ऑन टीवी यस्टरडे, आई सॉ योर फ्रेंड ऑन फेसबुक यस्टरडे, ऑन यूट्यूब, ऐसे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये बात ध्यान रखोगे, अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें लिख लेना, जैसे टीवी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, रेडियो है, इंटरनेट है, यूट्यूब, फेसबुक है, इनके साथ लिखा करो ऑन। लेकिन अब मान लो कोई प्रोग्राम हो, ठीक है, कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उसके लिए प्रेपोजिशन लिखा करो इन अ सीरियल, इन अ मूवी, इन एन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इन अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो इनका यूज हमें करना है प्रोग्राम्स के साथ में। अब चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे कोई आपका न्यूज हो, चाहे कोई वीडियो हो, इन अ वीडियो, आई सॉ योर फ्रेंड इन अ वीडियो यस्टरडे, ठीक है। तो उसके साथ हमें इन लिखना है। एक यहाँ पे क्वेश्चन हमें और लिख लेना चाहिए था, दिमाग में नहीं आया। ये जो डी एग्जाम्पल लिखा ना, मुझे लगता है इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ये तो ऊपर एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है। एक दूसरा लिख देता हूं यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। एक काम कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको ना थोड़ा मिटा रहा हूं,
क्योंकि ये रिपीट होके क्वेश्चन लिख गया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमारे पास पहले से स्लाइड पे ही लिखा हुआ है। दूसरा लिखता हूं, आई सॉ योर फ्रेंड डैश अ न्यूज़पेपर yesterday। ठीक है, तो यहां पर हमें प्रेपोजिशन लिखनी है न्यूज़पेपर से पहले। अब देखो, न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के साथ में प्रेपोजिशन लिखा करो इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, आई सॉ योर फ्रेंड इन अ न्यूज़पेपर, आई सॉ योर फ्रेंड इन अ बुक, आई सॉ योर फ्रेंड इन अ मैगजीन, आई सॉ योर फ्रेंड इन अ नॉवेल, ऐसे। तो जो प्रिंट मीडिया होती है, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, नॉवेल है, बुक है, कुछ भी है, तो उसके साथ लिखना है इन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ लिखना है ऑन, किसी प्रोग्राम के साथ लिखना है इन। अब आ जाते हैं इसमें, योर योर रोट लिख दिया था, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड रोट एन ऐसे ऑन डिफॉरेस्टेशन। ये ऑन टॉपिक, मान लो किसी ने ऐसे लिखा, तो ऐसे का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे ऐसे लिखा है, तो हम लिखेंगे ऑन। ठीक है, योर फ्रेंड रॉट एन ऐसे ऑन डिफॉरेस्टेशन, ऑन चाइल्ड मैरिज, ऑन चाइल्ड लेबर, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ऑन डिमोनेटाइजेशन, ऑन डिजिटल करेंसी वगैरह वगैरह। तो ये आपको दो चार क्वेश्चन मैंने और बता दिए उसी से रिलेटेड, इनका भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। योर अंकल हैज सेड टू मी यू आर लाइक अ सन टू मी। ये जैसे हमने लिख दिया। अब देखो, यहां पे ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, ये प्रेजेंट टेंस में। ध्यान से देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट टेंस में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। तो जिसमें ये वॉज लिखा है ना, ये गलत है, पहले इसे हटा दो। ठीक, सबसे पहले यही देख लिया करो कि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में है, पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अब इसमें हमने लिखा है यू। ठीक है, यू सेकेंड पर्सन में चेंज होगा मी, तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। यहां पे मी लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन है, अंकल के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। तो यहां पर आएगा आई, वहां पर आएगा हिम। ठीक है, आई लिखोगे तो प्रेजेंट टेंस में उसके बाद आर नहीं आएगा, एम आएगा, तो आना पड़ेगा आई एम। यहां पे ही इज लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। यहां पे यू आर लिखा हुआ है, चेंज नहीं करा तो ये गलत हो गया। ये आंसर, योर अंकल हैज टोल्ड टू मी, टोल्ड टू मी लिखा हुआ है। एक मिनट बच्चे, गलती से हो गया होगा। ठीक है, इसको हटा देना, ध्यान नहीं दिया, ये हटा देना, ये हमसे गलती हो गई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा योर अंकल हैज टोल्ड मी दैट आई एम लाइक अ सन टू हिम। तुम्हारे अंकल ने मुझे ये बताया है कि मैं उनके लिए बेटे के समान हूं। ठीक है, हाँ, टू हटा देते, वो गलती से हो गया होगा बच्चे। तो इसमें आंसर हो गया बी। ठीक है, यू को चेंज करोगे मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा, तो ये ही गलत है और ये यू गलत है। ठीक है, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, तो जो वॉज लिखा ये गलत है, तो फिर आंसर यही सही हो जाएगा, बी। आई सेड टू देम लेट्स हेल्प दैट पुअर मैन, आई सजेस्टेड टू देम दैट वी शुड हेल्प दैट पुअर मैन। बताओ क्या लिखे। वॉइस नरेशन तो सबने पढ़ रखा होगा ना। ठीक है, सारे बच्चों को पता होगा कि जब भी हम लेट्स लिखते हैं तो सजेशन होता है, और सजेस्ट के साथ जब हम हुम का रिप्लाई लिखते हैं तो हमें टू प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है। यहां नहीं लिखी तो ये गलत। ठीक है, यहां नहीं लिखी तो ये गलत, तो ये दो ऑप्शन तो हो गए आपके गलत। तो आई सजेस्टेड टू देम दैट, अब इसके बाद में क्या लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी। वी को चेंज करोगे आई और देम के अकॉर्डिंग, तो अगर हम मान लो आई और प्लस दे, अगर हमें इनके लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़े, जैसे आई है और दे है, इनके लिए अगर हमें कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हम क्या यूज करें बताओ। आई और दे के लिए हम कॉमन प्रोनाउन दे यूज करें या वी यूज करें, बस ये देखना है, बाकी तो सब सेम है। बताओ क्या लिखें। आई एंड दे, इनके लिए हमें एक प्रोनाउन यूज करना है, क्या यूज करें, वी। हमेशा सारे बच्चों को ध्यान देना है कि जब हम कभी डिफरेंट प्रोनाउंस के लिए एक कॉमन प्रोनाउन लिखते हैं, ऐसे देखो, आई, यू एंड ही, यू, ही एंड शी। ठीक है, और ही
शी एंड इट। तो जैसे यहां पर हमने क्या किया, अलग अलग प्रोनाउंस यूज कर लिए एक साथ, आई यू ही शी इट। अगर हम इन प्रोनाउंस को किसी एक कॉमन प्रोनाउन से रिप्लेस करें तो वो क्या होगा, तो अगर कोई भी ग्रुप में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, तो जो हम कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा, वी। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो हम सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन भी नहीं है तब तो फिर सोचने की बात ही नहीं है, फिर तो दे लिखो सीधे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें जो लेट्स लिखा है, लेट्स का मतलब वी है, फर्स्ट पर्सन। अब वी का मतलब कौन कौन, आई और देम। आई फर्स्ट पर्सन है, देम थर्ड पर्सन है, तो आई और देम के लिए हमें एक प्रोनाउन यूज करना है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो जो भी हम कॉमन प्रोनाउन लिखेंगे वो फर्स्ट पर्सन का लिखेंगे, तो ये दे गलत हो गया, ये वी सही हो गया। तो आंसर हो गया ए। The teacher ordered to keep silent. The teacher ordered the student that they kept silent. ठीक है, ये गलत है। टीचर ने ऑर्डर किया शांत रहने के लिए, किसे किया वो बताया नहीं, तो स्टूडेंट्स मिसिंग है, तो मीनिंग इनकम्प्लीट है, ये गलत है, ये है आंसर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कीप साइलेंट। ठीक है, तो आंसर है सी। अब जिन बच्चों को सी ऑप्शन को समझने में कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही हो, ठीक है, उनको मैं ये क्वेश्चन अलग से समझा देता हूं, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहां देखें सारे बच्चे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे said to him work hard. They said to him work hard. ठीक है, हमने ये लिख दिया, they said to him work hard. kept क्यों नहीं हुआ, अभी बता रहा हूं बेटा, इसीलिए समझा रहा हूं, यहां ध्यान दो। ठीक, जैसे हमने लिखा they said to him work hard, अब हमें ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे they advised him to work hard, ऐसे करेंगे ना, they advised him to work hard। तो जब हम नरेशन चेंज करते हैं, तो अगर हमारा जो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो हम उसको इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव फ्रेज बना के लिख देते हैं, और हम उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दे एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, ये हो गया आंसर। लेकिन हम इसको कोई जरूरी नहीं ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। ठीक, तो अगर हम चाहें तो उसको इन्फिनेटिव फ्रेज ना बना के एक प्रॉपर क्लॉज बना के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। बस उस केस में हमें मॉडल लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो एडवाइस है, तो एडवाइस का मॉडल शुड होता है, तो हम वो लिख देंगे। तो या तो हम लिखें टू वर्क हार्ड, या हम लिखें शुड वर्क हार्ड, तो ये आंसर हो गया। एक और तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, कि इसको हम ऐसे लिख दें, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही वर्क हार्ड, ऐसे केवल वर्क लिख के और ऐसे कर ले। अब इनमें डिफरेंस समझना, देखो ये जो हमने शुड वर्क लिखा और वर्क लिखा, इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो हमने दैट ही शुड वर्क हार्ड लिखा है, ये इनडायरेक्ट एडवाइस है, डायरेक्ट तो है नहीं क्योंकि हमने इनडायरेक्ट बना दिया, ये इनडायरेक्ट एडवाइस है। अब अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो, सबने पढ़ा होगा वैसे तो, कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज हम इनडायरेक्ट एडवाइस के लिए करते हैं। तो या तो हम शुड वर्क लिखें, या हम शुड ना यूज करके सीधे वर्ब की बेस फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कहते हैं उसका यूज कर लें। तो मतलब हम उस सेंटेंस का अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास तीन तरीके हैं। दे सेड टू हिम वर्क हार्ड को हम तीन तरीके से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, एक तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। बताओ समझ में आ गया कि नहीं। दे एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, ठीक है, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, दे एडवाइज्ड हिम दैट ही वर्क हार्ड। ये जो हमने कीप लिखा है और यहाँ पे केप्ट लिखा है, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस था। केप्ट वाला गलत हो गया, कीप वाला सही हो गया। वजह पता क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है, दैट दे कीप साइलेंट जो है बच्चे, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये जो हमने केप्ट वर्ब लिखी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये इंडिकेटिव मूड की वर्ब है जो फैक्ट के लिए यूज होता है। ये तो हमें पता ही नहीं है फैक्ट है कि नहीं है,
हमें बस ये पता है कि लोगों ने, मतलब जो टीचर था उसने स्टूडेंट्स को ऑर्डर किया कि वो चुप रहें। अब स्टूडेंट्स ने उसके ऑर्डर को माना या नहीं माना वो तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो हमें पता ही नहीं कि माना है कि नहीं माना, तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लिख सकते ना, तो ये आंसर है कीप। आप चाहो तो शुड लिख सकते हो, लेकिन वो शुड नहीं लिखोगे तो मूड यूज कर लो। बात समझ में आ रही है? तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट दैट दे कीप साइलेंट का मतलब है दैट दे शुड कीप साइलेंट। बाकी जो यहाँ पे समझा दिया इससे समझना। अगला क्वेश्चन जो है उसको अपने आप चेंज करो। मोहन सेड हाउ स्वीट दिस सॉन्ग इज, एक्सक्लेमेटरी, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें हम आस्क्ड वर्ब तो यूज कर नहीं पाएंगे, ये गलत, ठीक है, एक्सक्लेम्ड वर्ब यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे लिखा दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग को आप लिखोगे इनडायरेक्ट में तो जाएगा दैट सॉन्ग। तो अगर हम ये मान लें कि दिस सॉन्ग का दैट सॉन्ग हो गया, तो जो कंजंक्शन चाहिए था वो कहाँ गया, यहाँ पे तो कंजंक्शन मिसिंग है। और अगर हम दैट को कंजंक्शन मान ले, तो सॉन्ग के साथ में जो दिस लिखा था उसका दैट बना के लिखना था, वो दैट कहाँ गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, हाउ जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं वो इनडायरेक्ट में यूज होते नहीं है, तो ये गलत है। तो एबीसी जब गलती है तो ये आंसर हो गया। इसमें से ये वाला दैट हो गया हमारा कंजंक्शन, और ये वाला जो दैट है वो हो गया डिटरमिनर, दिस का दैट हो गया, ठीक है, सॉन्ग नाउन के लिए। एवरीवन सेड टू हिम व्हाई डिड यू हैव दैट मच शुगर, हर किसी ने उससे कहा व्हाई डिड यू हैव दैट मच शुगर, कि इतनी चीनी तुमने क्यों ली। चेंज करें सभी लोग, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। देखो इसमें सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहली बात तो जो सेंटेंस है आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हमने लिखा वाई, ये जो दैट और वाई दोनों हमने एक साथ यूज कर रखे, पहले तो ये गलत। जब हम क्वेश्चन ऐसे लिखें जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता है, तो ये जो वाई है ना यही कंजंक्शन बन गया, ठीक है। इसके साथ हमें दैट लिखने की जरूरत नहीं, तो जो दैट लिखा है गलत, इसे हटा दो, ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये जो हम वाई लिखते हैं ये कंजंक्शन बन जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर एक कंजंक्शन बन जाता है, तो इसके बाद पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखो हमने हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिख रखी, तो ये जो इंटरोगेटिव फॉर्म है ये इनडायरेक्ट में यूज होती है। इंटरोगेटिव फॉर्म यूज होती है क्वेश्चंस में, इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी क्वेश्चन नहीं होता, तो ये जो इंटरोगेटिव फॉर्म लिखी है गलत है। व्हाई ही हैड दैट मच शुगर, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है। एवरीवन आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड दैट मच शुगर, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, दोनों सेम लग रहे हैं। चलो अब तो ये दोनों ही सेम है, या तो इनमें से किसी एक में मिस्टेक कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो दोनों ही सही है बच्चे, ऐसे तो दोनों ही सही है, दोनों सेम लिखे हुए हैं, ए और बी सेम है। तो एक काम करते हैं ना, एक में मिस्टेक कर देते हैं, जो एक में हम कर देते हैं वाई ही हैज हैड, ठीक। अब जब हम वाई ही हैज हैड लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया बी। अच्छा बी क्यों हुआ ये भी समझ लेना, ये जो डिड हैव हमने लिखा था ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो पास्ट परफेक्ट बनाओगे ना तो हैड हो जाएगा। हाँ वो ध्यान नहीं दिया, वो ए और बी सेम सेंटेंस, एक से एक ही से लिखे ना, हाँ एक ही से लिखे, चलो कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अगला हमने लिखा ही इज रेडी टू पे द बिल्स व्हेन द आइटम्स विल बी डिलीवर्ड। अब हमने कहा कि वो तैयार है बिल पे करने के लिए, लेकिन बिल पे कब करेगा, जब आइटम्स डिलीवर हो जाएंगे तब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो व्हेन द आइटम्स विल बी डिलीवर्ड हमने लिखा ना, इसमें देखो हमने कंजंक्शन लिखा है व्हेन, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है बच्चे। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं अगर हम उनमें फ्यूचर एक्शन को रेफर करें तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है, तो वो जो विल बी डिलीवर्ड हमने लिखा ना वो फ्यूचर, पहली बात तो ये गलत है, ठीक है, और ये गलत है, और ये गलत है, ये तीनों ही गलत है क्योंकि सब फ्यूचर ही तो है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं और मेन क्लॉज जो होती है, अगर वो दोनों फ्यूचर के एक्शन हो, अब जैसे मेन क्लॉज में हमने इन्फिनिटिव लिखा टू पे, तो ये टू पे ध्यान से देखो इन्फिनिटिव है, ही इज रेडी टू पे, मतलब वो पे बिल करने के लिए तैयार है, तो बिल पे करने के लिए तैयार है, बिल पे अभी किए नहीं है, बिल पे करेगा फ्यूचर में, बिल पे करेगा फ्यूचर में, आइटम्स डिलीवर होंगे फ्यूचर में, दोनों ही काम फ्यूचर में होंगे। तो ये जो मेन क्लॉज में फ्यूचर हमने लिखा है ना टू पे इन्फिनिटिव, ये सही है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखो, प्रेजेंट टेंस लिखोगे तो विल बी डिलीवर्ड गलत, विल डिलीवर गलत, विल हैव डिलीवर्ड गलत, आंसर है आर डिलीवर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है जब आप इसको कई बार बुक्स में पढ़ते होंगे तो ये इस तरीके से आपको मिलता होगा, जैसे कि when you will call him he will come,
जब तुम उसे कॉल करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। या जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिखा, एक मिनट, इसमें टू क्यों लिख दिया, या जैसे हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा, दे विल गेट एंग्री when they will find the truth। हमने कहा जब उन्हें सच पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा होंगे। अब ये दो सेंटेंस देखें सभी बच्चे। when you will call him, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। when they will find the truth, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। he will come and they will get angry, मेन क्लॉज है। अब मेन क्लॉज का इवेंट जो है वो भी फ्यूचर में है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का है वो भी फ्यूचर में, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में कर लो, यहाँ पे कॉल कर लो और यहाँ पे फाइंड कर लो, ठीक है। ये सबको पता है, तो बस ये जैसे है ना वैसे ही वो है। व्हेन द आइटम्स विल बी डिलीवर्ड है, उसकी जगह लिख दो व्हेन द आइटम्स आर डिलीवर्ड, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, वी हैव फाउंड द मैन whom everyone believes him has written these poems। ये जो पूरी हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है बच्चे, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो बिलीव्स है ये वर्ब है, एवरीवन जो है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, हिम जो है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो whom हमने लिखा है ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो, whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हिम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, और ये दोनों किसे रेफर कर रहे हैं, द मैन को, ठीक। तुम लोगों ने बात पहले भी पढ़ रखी होगी कि अगर हम कभी भी किसी एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लें तो हमें पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखना चाहिए। तो अगर हमने इस बिलीव्स वर्ब के लिए इस हिम को ऑब्जेक्ट बना लिया तो होम नहीं लिखना चाहिए, या होम लिख दिया तो हिम नहीं लिखना चाहिए। तो अगर हमने होम लिख दिया है तो होम क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस, तो वो इस बिलीव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हमें हिम नहीं लिखना चाहिए। तो जब हिम नहीं लिखोगे तो ये गलत हो गया, ठीक है भाई। जब आपने होम लिख ही दिया तो हिम आएगा नहीं, ठीक है। उसी तरीके से अगर होम के साथ हिम नहीं आएगा तो हु के साथ भी हिम नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी एंटीसीडेंट के साथ में, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन मत लिखा करो। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा। तो हु एवरीवन बिलीव्स हिम जो हमने लिखा ये भी गलत है, हुम एवरीवन बिलीव्स हिम वो भी गलत है, क्योंकि जो हम हिम और ही यूज कर रहे हैं, जो हम हिम यूज कर रहे हैं और हु और हुम यूज कर रहे हैं, वो हम द मैन के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर हम द मैन के लिए हु और हुम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो फिर पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज होंगे। तो सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब कौन सा सही होगा, whom everyone believes या who everyone believes। अब बस ये बता दो, दो ऑप्शन मैंने तुम्हारे लिए बस छोड़े हैं, ए और बी, जल्दी से बता दो ए और बी में से कौन सा सही है। अरे भाई जल्दी, अब तो आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ए और बी बस दो में से एक ही बताना है। चलो अब देखो आगे और पढ़ो सेंटेंस, एक बार और भी लिखी हुई है अभी। अभी यहाँ पे एक वर्ब लिखी हुई है हैज रिटन, ये भी एक वर्ब है। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ब है हैव फाउंड, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया वी। एक वर्ब है बिलीव्स, उसका सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, ठीक है। फिर एक वर्ब है हैज रिटन, अब उसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, उसका सब्जेक्ट या तो ये मैन होगा या ये होम होगा, ठीक है। मैन हो नहीं सकता क्योंकि वो हैव फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो वो जो हम वर्ब लिखेंगे ना बाद में, उसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की नहीं, क्योंकि अगर हमने इसको होम लिख दिया तो ये बिलीव्स वर्ब का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर जो हैज रिटन वर्ब है उसका सब्जेक्ट हमारे पास होगा नहीं, वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज नहीं होती है, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की नहीं सब्जेक्ट की जरूरत है। अगर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है तो ये जो होम वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया, वो वाला ऑप्शन आंसर है। तो आंसर है बी। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन बताया है, चाहे उन्होंने सोच समझ के बताया चाहे उन्होंने तुक्के से बताया, लेकिन उनका सही है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर किया उनका सही है। कमल इज द पर्सन whom I think owns this car। ये है, ये क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाह रहा था, ठीक है। और एक जब ये लिखा ना तो एक और लिख देता हूं मैं अपनी तरफ से, एक बी लिख दूं, आ जाओ एक बी और लिख देता हूं। कमल इज द पर्सन who I find fit for the job।
ये जो हु और होम पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना जो टेक्निकल टाइप होते हैं, वो ऐसे होते हैं, मतलब ये जो सामने तुम्हारे लिखे हैं ना, बस मान लो ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो होम वाले टेढ़े क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ ही जाएंगे। कमल इज द पर्सन होम आई थिंक ऑन्स दिस कार। तो देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखो ये इज हमने लिखी है, वर्ब 1 हो गई, कमल जो है वो सब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने वर्ब लिखी थिंक, ये वर्ब 2 हो गई, ठीक है। आई जो है वो इसका सब्जेक्ट 2 हो गया। फिर हम देख रहे हैं हमारे पास अभी एक और भी वर्ब बची हुई है, ऑन्स, ठीक। फिर से देखो ध्यान से, इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कमल हो गया, थिंक वर्ब है, उसका सब्जेक्ट आई हो गया। फिर अभी हमारे पास एक और वर्ब और है ओन्स, तो उसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अब उसका सब्जेक्ट हम किसे माने, दिस कार को तो मान नहीं सकते, वो तो ऑब्जेक्ट है, बाद में लिखी है। या तो उसका सब्जेक्ट है पर्सन होगा या होम होगा, ठीक है। पर्सन हो नहीं सकता क्योंकि वो इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। भाई ये जो पर्सन है ना, ये ध्यान से देखो, ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर वहां पर वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, वर्ब का सब्जेक्ट है प्रोनाउन होगा। तो ये जो प्रोनाउन हमने लिखा ना, ये सब्जेक्ट 3 हो गया ओन्स वर्ब के लिए। तो अगर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया तो फिर हमने इसको हुम क्यों लिखा, सब्जेक्ट तो हु होता है, तो इसको लिखो हु। अब अगले में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर हमने वर्ब 1 लिखी इज, इसका सब्जेक्ट हो गया कमल, ठीक है। फिर हमने यहां पर एक वर्ब लिखी फाइंड, उसका सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास में कोई वर्ब नहीं बची, फिट जो है वो एडजेक्टिव है, फॉर प्रेपोजिशन है, द जॉब उसका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बची, दो ही वर्ब थी, एक फाइंड थी एक इज थी। इस वर्ब का सब्जेक्ट कमल है, फाइंड वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो आई है। तो अब अगर हमारे पास कोई वर्ब नहीं बची तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट कैसे बच गया। भाई अगर सब्जेक्ट है तो फिर उसकी कोई ना कोई तो वर्ब होगी, अगर हमारे पास कोई वर्ब है ही नहीं तो इसका मतलब सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए था, तो ये सब्जेक्ट गलत लिखा, तो इसे ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट बना दोगे तो ये बन जाएगा क्या, होम, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होम होता है। अब कोई बच्चा सोचे कि हमने, चलो इसको हमें पता ही नहीं था, कोई वर्ब तो थी नहीं जिसका हम इसे सब्जेक्ट बनाते, तो हमने इसे ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात है, अगर हमने इसे ऑब्जेक्ट बना दिया तो ऑब्जेक्ट किस वर्ब का है, तो ये ऑब्जेक्ट है फिट वर्ब का। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो होम है ना, ये फाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई फाइंड द पर्सन फिट फॉर द जॉब। तो इस तरीके से हु और होम के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लिया करो। प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है, मतलब ये मैं तो प्रोनाउन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर ये आपको क्लियर है इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो वो अपने आप समझ जाओगे। हैव फाउंड एक वर्ब हो गई जिसका सब्जेक्ट वी हो गया, बिलीव्स दूसरी वर्ब हो गई जिसका सब्जेक्ट एवरीवन हो गया, हैज रिटन तीसरी वर्ब हो गई जिसका सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो हु आएगा, ठीक है। तो हुम वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर जिस हुम के साथ हमने हिम लिख रखा वो गलत है, क्योंकि जब हम किसी एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिख देते हैं तो फिर पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखना चाहिए, तो हिम लिखने की वजह से ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, दे हैव अपॉइंटेड माई फ्रेंड एज द कैप्टन ऑफ द टीम। सबसे पहले तो ये एज गलत। इलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, मेक, नेम, कॉल, थिंक, चूज, कंसीडर, डिक्लेयर, फलाना ढिमकाना, इन वर्ब्स के साथ में एज नहीं आता। तो पहली बात तो ये जो एज वाला ऑप्शन है ये गलत। फिर उसके बाद में बचा द कैप्टन ऑफ द टीम, अ कैप्टन ऑफ द टीम, अ कैप्टन ऑफ द टीम। बस ये हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा लिखें। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कैप्टन नाउन के साथ डिटर्मिनर ए लिखा, यहाँ पे कैप्टन नाउन के साथ में कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा, यहाँ पे कैप्टन नाउन के साथ में डिटर्मिनर द लिखा। तो हमें लिखना है कि हम द लिखें, ए लिखें या क्या लिखें, ये सोचना है। तो मैं पहले तुम्हें आंसर बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये गलत है, ये गलत है, ये आंसर है। तो जिन बच्चों ने भी बी ऑप्शन बताया है वो उन्होंने किस वजह से बी बताया, क्या सोच समझ के बताया या बिना सोच समझ के बताया, बिना सोचे समझे बताया, खैर वो जाने, लेकिन आंसर बी है। अब जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए कि भाई बी आंसर क्यों हो गया, उनको मैं देखो समझा देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी तो हमने डिस्कस किया आजकल में, शायद किसी को याद आ रहा है क्या, पिछली क्लास में किया था क्या डिस्कस। मुझे लग रहा है कि हमने याद डिस्कस किया पिछली क्लास में, पिछली प्रैक्टिस क्लास, आज है प्रैक्टिस क्लास 6। मुझे लगता है प्रैक्टिस क्लास 4 में या प्रैक्टिस क्लास 5 में डिस्कशन हुआ है। आ रहा है किसी को याद, नहीं आ रहा, चलो अच्छा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। द कमिटी अपॉइंटेड मोहन एज चेयरपर्सन, एज नहीं, द कमिटी अपॉइंटेड मोहन डैश चेयरपर्सन, ठीक है।
द कमिटी अपॉइंटेड मोहन डैश डायरेक्टर। इन सेंटेंसेस में कमिटी सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है। अब मोहन को कमिटी ने क्या अपॉइंट किया, वो आगे लिखा हुआ है चेयरपर्सन और डायरेक्टर, जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर हम कोई ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट के सब मतलब ऑब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट मतलब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चेयरपर्सन और डायरेक्टर है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये मोहन को रेफर कर रहे हैं। जो मोहन है उसी को चेयरपर्सन बनाया गया, मोहन को ही डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि जब हम कभी किसी नाउन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में, तो उसके साथ हम आर्टिकल कैसे यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज डिपेंड करता है कि वो जो हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखा है नाउन, वो किस तरीके की पोस्ट को, किस तरीके के डेजिग्नेशन को रेफर कर रहा है। जैसे चेयरपर्सन जो है वो एक यूनिक पोस्ट है। चेयरपर्सन कैसी पोस्ट होती है, यूनिक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरपर्सन एक ही होता है, बहुत से चेयरपर्सन नहीं होते हैं। अब डायरेक्टर की पोस्ट कैसी होती है, डायरेक्टर किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है या एक से ज्यादा होते हैं, ये सोच के जरा बताओ। चेयरपर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होता है। ठीक है, चेयरमैन और चेयरपर्सन एक ही होता है, वो कहीं नहीं होते। डायरेक्टर हमें देखना है कि डायरेक्टर एक होता है, एक से ज्यादा होते हैं। अब ये डिपेंड करता है। मान लो कोई डिपार्टमेंट है किसी कंपनी में, तो उस डिपार्टमेंट का तो डायरेक्टर हो सकता है एक ही हो, कोई एक सिंगल पर्सन ही डायरेक्टर हो। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कंपनी के बोर्ड को, तो कंपनी के बोर्ड में तो कई डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, दो तो मिनिमम ही होते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टर को देखें, तो डायरेक्टर एक ऐसी भी पोस्ट है जो किसी डिपार्टमेंट वगैरह के केस में अगर हम देखें तो यूनिक भी हो सकती है, या वन ऑफ मैनी भी हो सकती है। किसी कंपनी में बहुत से डायरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है वो वन ऑफ मैनी भी है और यूनिक भी है, कॉन्टेक्स्ट वाइज। चेयरपर्सन की जो जॉब है वो हमेशा ही यूनिक है। तो जब हम कभी कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी ऐसी पोस्ट को रेफर करे जो यूनिक है, तो उसके साथ में कोई डिटरमिनर मत लिखा करो। द कमिटी अपॉइंटेड मोहन चेयरपर्सन, खत्म। लेकिन अगर हम कभी किसी ऐसी पोस्ट को लिखें जो कि यूनिक ना हो, वन ऑफ मैनी हो, ठीक है, तो हम उसके साथ में एन आर्टिकल लिखते हैं। तो ये जो बाद वाला एग्जांपल है, इसमें या तो हम कुछ ना लिखें, सिंपल डायरेक्टर लिखा रहने दें, तो इसका मतलब माना जाएगा कि ये जो डायरेक्टर है वो यूनिक पोस्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक ही डायरेक्टर है। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो, बहुत से डायरेक्टर हो, इसको भी एक डायरेक्टर बना दिया गया उनमें से, तो हम लिखेंगे ए डायरेक्टर, द कमिटी अपॉइंटेड मोहन अ डायरेक्टर। ठीक, चलो। तो अगर यूनिक पोस्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, द तो लिखना ही नहीं है, भूल जाओ। द आर्टिकल तो कभी आता ही नहीं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो ये जो द लिख रखा है ना, जिसमें, जैसे यहाँ पे द लिखा था वो तो खैर वैसे ही गलत हो गया, जिसमें द लिखा हुआ वो गलत है, इसमें द लिखा है गलत है। ठीक है, अच्छा, ए आर्टिकल तब लिखना है जब हम किसी ऐसी पोस्ट को रेफर करें जो वन ऑफ मैनी हो। जैसे बहुत से डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर मोहन को भी बना दिया गया, तो मोहन जो डायरेक्टर है वो वन ऑफ मैनी है। वन ऑफ मैनी है तो हम आर्टिकल ए लिख देंगे। लेकिन अगर वो यूनिक पोस्ट होगी तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब वहां देखो, कैप्टन टीम में एक ही होता है। ठीक है, लिखा है ना, दे हैव अपॉइंटेड माय फ्रेंड कैप्टन ऑफ द टीम, क्योंकि टीम में कैप्टन एक ही होता है, यूनिक पोस्ट होती है। यूनिक पोस्ट होती है तो इसलिए हम कोई डिटर्मिनर नहीं लिखेंगे, सीधे कैप्टन ही लिखेंगे। द रेफरी डिक्लेयर्ड द रेसलर डैश विनर, कुछ नहीं, विनर एक ही होता है। मान लो कोई फाइट हुई, कोई मैच हुआ, रेसलर्स हैं दो, पहलवानी हुई उनमें, ठीक है, कुश्ती हुई, तो दो में से जीतेगा एक ही, वो वन ऑफ मैनी नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। प्रिंसिपल ने किसी पर्सन को टीचर अपॉइंट कर दिया, तो टीचर, एक सिंगल टीचर से तो स्कूल चलता नहीं है, टीचर तो बहुत होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्कूल या कॉलेज की बात हो रही होगी। ठीक है, तो स्कूल या कॉलेज, एज नहीं आता बेटा, अपॉइंट इलेक्ट के साथ में एज मत लिखा करो, ये बदतमीजी मत दो, मैं वो पॉइंट नहीं समझाऊंगा। तो टीचर जो होता है स्कूल या कॉलेज में, अगर यहाँ पे हमने प्रिंसिपल लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर तो स्कूल या कॉलेज की बात हो रही होगी, क्योंकि प्रिंसिपल तो स्कूल कॉलेज में ही होता है, कोचिंग में तो होता नहीं है। तो एक सिंगल टीचर से तो स्कूल या कॉलेज नहीं चल रहा होगा, टीचर तो वहां पे बहुत से भी होते होंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक टीचर ये बना दिया गया, तो हम लिखेंगे अ टीचर, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड मोहन अ टीचर। अपने आप सारे, योर ब्रदर इज मोर सीरियस इफ नॉट एज सीरियस एज योर फ्रेंड। योर ब्रदर इज मोर सीरियस इफ नॉट एज सीरियस एज योर फ्रेंड। बताओ भाई क्या लिखोगे। योर ब्रदर इज मोर सीरियस इफ नॉट एज सीरियस एज योर फ्रेंड, more serious than if not as serious, more serious than if as serious as,
more serious than if not as serious as। देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा मोर सीरियस और एक सिमिली लिखा एज सीरियस एज। ठीक, तो जब हम इनको एक साथ लिखते हैं तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ में देन जरूर लिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन नहीं लिखा, तो इसमें देन लिखा है, ठीक है, उसमें देन नहीं लिखा, तो जिसमें देन नहीं लिखा वो ऑप्शन गलत। ठीक है, अच्छा जो सिमिली होती है इसमें कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं आ पाती, एज है, सो है, टू है, एनफ है, वेरी है, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज आती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, सो, टू, वेरी और एनफ, ये हमारे क्या है, एडवर्ब्स हैं। ठीक है, इनके साथ जब भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखोगे तो केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री, केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री। ठीक, तो ये जो हमने एज के साथ मोर सीरियस लिख रखा है ना, तो मोर सीरियस कंपैरेटिव डिग्री जो एज के साथ नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। तो हमारे ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। अब या तो बी सही होगा या फिर सी सही होगा। बी और सी में अगर टोटल डिफरेंस देखें तो बस इफ और इफ नॉट का है और तो कुछ है नहीं। तो इफ का मतलब और इफ नॉट का मतलब सबको पता है, इफ नॉट का मतलब नेगेशन, इफ का मतलब पॉजिटिव। तो अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि हमें इफ लिखना चाहिए कंजंक्शन, इफ नॉट लिखना चाहिए। तो सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा। योर ब्रदर इज मोर सीरियस देन इफ एज सीरियस एज योर फ्रेंड। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुम्हारे दोस्त के जितना अगर सीरियस है तो उसके जितना उससे ज्यादा सीरियस है। तो ये बेतुकी बात हो गई। ठीक है, क्योंकि एज सीरियस एज का मतलब हो गया इक्वल, एज सीरियस एज का मतलब क्या हो गया, इक्वल, और मोर सीरियस का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। तो अगर हम लिख देंगे योर ब्रदर इज मोर सीरियस देन इफ एज सीरियस एज योर फ्रेंड, तो बेतुका मीनिंग है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो ज्यादा सीरियस है अगर उतना ही सीरियस है। तो अगर उतना ही है तो फिर ज्यादा कैसे हो, ज्यादा है तो उतना कैसे, तो ये मीनिंग गलत है, ये मीनिंग सही है। तो आंसर हो गया सी, योर ब्रदर इज मोर सीरियस देन इफ नॉट एज सीरियस एज योर फ्रेंड। कि तुम्हारा जो भाई है अगर वो तुम्हारे दोस्त के जितना सीरियस नहीं है तो उससे ज्यादा है। इफ नॉट सीरियस, अगर वो उसके ज्यादा नहीं है तो उससे ज्यादा नहीं होने के मतलब दो निकल सकते हैं। अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये निकलेगा या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो आंसर इसमें हो गया सी। या आई वुड इफ आई शुड रादर बी ए स्पैरो देन अ स्नेल। अब कोई पर्सन कह रहा है कि आई वुड इफ आई शुड रादर बी अ स्पैरो देन अ स्नेल। तो यहां पे देखो हमने वुड रादर लिखा हुआ है। तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि वुड रादर जो होता है वो प्रेफरेंस का मॉडल होता है। वुड रादर जो मॉडल होता है ना, ये प्रेफरेंस का मॉडल होता है। तो हमने कहा यस आई वुड रादर बी ए स्पैरो देन ए स्नेल, कि मैं प्रेफर करूंगा पक्षी बनना। स्पैरो पक्षी होता है, ठीक है, गौरैया कहते हैं, नहीं हमिंग बर्ड तो बहुत छोटा होता है, गौरैया कहते हैं। तो यस आई वुड रादर बी ए स्पैरो देन ए स्नेल। तो कोई पर्सन कह रहा है कि मैं पक्षी बनना प्रेफर करूंगा बजाय कि घोंगा बनने। घोंगा होता है ना, स्लो होता है, रिंग रिंग के जमीन पे चलता है, बहुत धीरा होता है, धीरे चलता है। पक्षी होता है अपने आसमान में उड़ता है, खुले आसमान में इधर। ठीक है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि आई शुड की जगह हम क्या लिखें, आई कुड लिखें, आई वुड लिखें, आई शैल लिखें। तो देखो ये इमेजिनरी बातें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, उड़िया में पारा बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सारी चीज ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये सारी सिचुएशन इमेजिनरी है। इमेजिनरी है तो इसमें शैल तो आएगा नहीं, ये तो हटा ही दो। इफ क्लॉज में वैसे भी शैल नहीं आता। अगर इफ क्लॉज में शैल नहीं आता, विल नहीं आता, तो वुड भी नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो हम लिखें इफ आई कुड या हम लिखें इफ आई शुड। ठीक है, शुड सजेशन एडवाइस के लिए यूज होता है, कुड एबिलिटी के लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ध्यान से देखो ये पॉसिबिलिटी है, ये एबिलिटी है। कोई पर्सन कह रहा है कि अगर मैं बन पाऊं, मतलब अगर ऐसा संभव हो, अगर ऐसा मुझ में क्षमता हो बनने की, तो फिर मैं स्पैरो बनना चाहूंगा ना कि स्नेल। तो आंसर है कुड। कुड जो होता है ना, ये एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन कह रहा है कि अगर वो बन पाए, मतलब अगर उसमें क्षमता हो बनने की, जो कि नहीं होगी, अगर उसमें बनने की क्षमता हो तो वो स्पैरो बनेगा ना कि स्नेल। तो आंसर है ए।